नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी कोर्स बा। जो हिंदी कोर्स बा में दो बुक चलती है, स्पर्श और संचयन। तो स्पर्श में जो गद्य खंड है उसका एक पाठ है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो इसमें ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपके लिए प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो दो भागों में हम इसको लेकर आए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पहले पार्ट 1 को हम देख लेते हैं, फिर बाद में पार्ट 2 को। और जो पार्ट 2 के प्रश्न है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले आता है मौखिक प्रश्न, ठीक है। तो मौखिक प्रश्न में दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखिए। 1-2 पंक्तियों का अर्थ है 1 या 2 लाइनों में लिखिए। लगभग 25 से 30 शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। पहला, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? यानी ये पूछा गया कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी। और कथा नायक कौन है? बड़े भाई साहब के पाठ में कथा नायक की रुचि खेलने कूदने फिरने घूमने गप्पेबाजी पतंगबाजी और मस्ती करने में थी। तो इसमें कौन हो गया इसका नायक? लेखक स्वयं हो गया। यानी इसमें 2 पात्र हैं, एक बड़े भाई साहब और एक उसका छोटा भाई। तो छोटा भाई कौन है? लेखक स्वयं है। तो इस पाठ का कथानायक कौन है? कथानायक लेखक स्वयं है। तो कथानायक की रुचि खेलने कूदने घूमने फिरने गप्पेबाजी पतंगबाजी और मस्ती करने में थी। फिर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से असमय पहला सवाल क्या पूछते थे? यानी जो बड़े भाई साहब थे वो हमेशा जब भी वो कहीं से खेल कूद कर आता है तो तुरंत एक ही प्रश्न करते थे। क्या करते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से या छोटे भाई से असमय एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? उसके बाद वे उसे उपदेश देने लगते थे। जैसे वो गया घूमने खेलने कूदने और जैसे वो वापस आया तो पहले ये कि कहाँ थे, फिर अब उसके बाद उनका शुरू हो जाता उपदेश। और काफ़ी समय तक फिर वो उपदेश देना शुरू करते थे। छोटे भाई खड़े होकर सुनते हैं। तीसरा प्रश्न, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? यानी दूसरी बार जो छोटा भाई था वो भी पढ़ रहा था और बड़ा वो भी, दोनों ही छात्र अवस्था में थे। तो दूसरी बार जब छोटा भाई पास हुआ तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो उत्तर इस प्रकार से हम बोलेंगे। दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई बड़े भाई से छुपकर खेलने जाने लगा। वह स्वच्छंद हो गया था। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और पतंगबाजी एवं कनकौवे पतंग को उड़ाने में लगा रहता था। तो कनकौवे का अर्थ होता है इसका भी पतंग, जो पतंग कट जाती है और उसको लूटने के दौरान। तो देखो, जैसे ही बड़े भाई साहब क्या होते थे? फेल हो जाते थे और छोटे वाला भाई वो पास हो जाता था। जब वो पास होता गया तो उसका मन बढ़ने लगा। अब उसने क्या करा? उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। तो वो छुप छुप कर बड़े भाई से क्या करने लगा? खेलने जाने लगा और स्वच्छंद हो गया। स्वच्छंद का अर्थ होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना रहे। नियंत्रण से बाहर कार्य करना कहलाता है स्वच्छंद। फिर उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और पूरे दिन किसमें लगा रहता था? पतंगबाजी, पतंग उड़ाना, पतंग कटी हुई पतंग को पकड़ना। अगला प्रश्न नंबर आता है 4। तो दिया है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? है ना, ये होगा कक्षा में पढ़ते थे। तो इसका सही उत्तर होगा कि बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से 5 वर्ष बड़े थे। वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था। यानी जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई से कितने 5 साल बड़े थे और ये कक्षा 9वीं में पढ़ रहे थे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? या फिर ये कहें कि पढ़ते पढ़ते वो आराम करने के लिए क्या करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब पर इधर उधर व्यर्थ की बातें बार बार लिखा करते थे या कुत्ते बिल्ली का चित्र बनाते रहते थे। यानी जब उन्हें का पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो सोचते थे थोड़ा रिलैक्स कर लें। तो रिलैक्स करने में क्या करते थे? कहीं कुछ भी कॉपी या किताब में कुछ भी लिखा करते थे, जो मर्जी आई एक ही शब्द को बार बार लिखते रहते थे। कहीं कुत्ते के चित्र बना रहे, कहीं बिल्ली का चित्र बनाते हैं। तो छोटे भाई साहब को ये आज तक पूछने, जो छोटा भाई था, हिम्मत नहीं जुटा पाया कि ऐसा करने से भाई को मिलता क्या। अब आता है दूसरा लिखित
अब ये लिखित प्रश्न हो गए। पहले था मौखिक, यानी जो पूछे जाते हैं क्लासों में। तो लिखित दो भागों में, एक तो का और फिर दूसरा खा। तो का में दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 25 से 30 शब्द मतलब 3 लाइनों में लगभग लिखने रहते हैं, ठीक। और अगर छोटा भी हो सकता है, प्रश्न के अनुसार कम से कम 25 से 30 में हमें लगभग में लिखना है। प्रश्न नंबर पहला, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। बड़े भाई की डांट को सुनकर छोटा भाई पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाता है कि वह दिन रात पढ़ाई करेगा, खेलना कूदना बंद कर देगा, लेकिन उसकी खेल में अधिक रुचि न होने के कारण पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, ना ही टाइम टेबल का पालन करता है। यानी जो छोटे भाई है वो क्या करता है, बड़े भाई के डांटने पर एक टाइम टेबल बना लेता है कि आज से मैं टाइम टेबल बना लूंगा, इसी के अनुसार पढ़ूंगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसने टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन उसने टाइम टेबल के अनुसार कभी पढ़ाई करी ही नहीं, या फिर यूँ कहे टाइम टेबल पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। अब आता है अगला प्रश्न नंबर दूसरा। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? यानी एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद वह छोटा भाई जो था बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को खूब खरी खरी सुनाई, उसे घमंडी कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई को भय दिखाया, उसने उसकी परीक्षा पास को अंधे के हाथ बटेल लगना बताया, आगे की पढ़ाई के लिए खूब डराया। यानी जब गुल्ली डंडा खेलकर छोटा भाई पहुंचा तो बड़े भाई ने खूब उसको डांटा और कहा तुम पास होने के बाद पास हो गया इसलिए घमंडी हो गया, और उसने कहा कि तुमने परीक्षा पास नहीं के लिए बल्कि ऐसी अंधे के हाथ बटेल लग गया है, ठीक, और आगे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती। इस तरह से उसने बहुत डराया कि पढ़ाई में बहुत मेहनत करती, आसान नहीं होता पास होना। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? तो इसका सही उत्तर होगा इस प्रकार। बड़े भाई साहब को अपनी इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई गलत रास्ते पर चले। अगर वह खुद बेराह चलेगा तो छोटा भाई कैसे समझाएगा? यानी बड़े भाई साहब देखो इसलिए अपनी इच्छाएं, यानी जो उनकी इच्छा होती थी, इच्छा जैसे घूमना फिरना कूदना पतंग लूटना, इच्छा तो होती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं ऐसा करते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो फिर हम छोटे भाई को कैसे समझाएंगे, अगर मैं ठीक से रहूँगा तो वो भी ठीक से रहेगा, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को दबाकर रखते थे। प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? यानी जो बड़े भैया थे वो छोटे को क्या सलाह देते थे और क्यों देते थे? तो उत्तर उसका इस प्रकार से रहेगा, बड़े भाई साहब छोटे भाई को पूरे समय पढ़ने के लिए कहता रहता था, खेलने के में समय बर्बाद ना करने की सलाह देते थे। वह छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाना अपनी जिम्मेदारी मानता था। यानी जो बड़े भाई थे वो हमेशा क्या करते थे, उससे पढ़ने के लिए ही कहते थे। वो कहते थे कि खेलने में अपना समय नष्ट ना करे। वह छोटे भाई को क्या करता था, वो चाहता था कि हमेशा ये सही रास्ते पर चलता रहे और ये उसे अपनी जिम्मेदारी या कर्तव्य मानते थे। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया कि छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? यानी जब बड़े भाई साहब क्या हो गए, नरम पड़ गए, तो छोटे भाई ने उसका दुरुपयोग कैसे किया? उत्तर, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का खूब फायदा उठाया। अब उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी, पढ़ना छोड़कर वह पतंगबाजी और कनकौवे लूटने की आदत पड़ गई थी, या लूटना उसने शुरू कर दिया था। वह भाई से छुपकर दिन रात पतंगबाजी करता रहता था। दिन रात का मतलब ये नहीं कि रात में, यानी सुबह से शाम तक वह पतंगबाजी ही करने लगता। यानी देखो छोटा भाई पास होता जा रहा था हर कक्षा में और बड़े भाई साहब फेल होते जा रहे थे, इसलिए बड़े भाई साहब ने क्या थोड़े उसके साथ नरम व्यवहार शुरू कर दिया। और जैसे ही उसके साथ नरम व्यवहार किया तो छोटे भाई क्या हुए, अब वो दिन भर पतंगबाजी ही करना शुरू कर दिया, खेलना कूदना। अगला प्रश्न अब आता है आपका खा भाग। तो खा भाग में दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्द में दीजिए। कम से कम 5 से 6 लाइनों में उत्तर देना है, इससे कम में नहीं देना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आगे तो इसका पहला प्रश्न,
पहला प्रश्न दिया कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते नहीं तो क्या वो अपनी क्लास में अव्वल यानी प्रथम आ पाता? तो उत्तर इस प्रकार से लिखोगे, बड़े भाई की डांट फटकार से छोटे भाई को कोई सीख नहीं मिली। एक बार भाई की डांट से उसने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बनाया था, परंतु उसका पालन एक बार भी नहीं किया। छोटा भाई आश्चर्य मानता है कि वह बिना मेहनत के कक्षा में प्रथम आता है। बड़े भाई की डांटने से छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आया, बल्कि उसका मनोबल ही कम हुआ है। मेरे विचार से अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई को ना भी डांटते तो भी वह कक्षा में प्रथम ही आता। देखो इसमें ये कहा गया है कि बड़े भाई साहब उससे हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे, ठीक है, लेकिन छोटा भाई हमेशा उसके बाद भी पढ़ता नहीं था बल्कि खेलने जाता था। हाँ, उनके डांटने से एक बार उसने टाइम टेबल जरूर बनाया था, लेकिन उसने टाइम टेबल के अनुसार कभी पढ़ाई नहीं की। इसलिए ये हाँ, डांटने से क्या होता था, थोड़ा चुप रहता था, शांत रहता था, उसका मनोबल ही कम हो जाता था। अगर बड़े भाई साहब नहीं डांटते तो भी छोटा भाई कक्षा में प्रथम ही आता। प्रश्न नंबर दूसरा, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तरीके पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? यानी जो बड़े भाई साहब कहानी में किस लेखक ने पढ़ाई की किस तौर तरीके पर व्यंग किया? तो उत्तर, लेखक ने बड़े भाई साहब के माध्यम से रटंत वाली शिक्षा का विरोध किया। बड़ा भाई सभी विषयों को तोते की तरह रटता रहता है, वह समझने का कभी प्रयास नहीं करता है, इसलिए वह परीक्षा में पास नहीं होता। मेरे विचार से रटंत शिक्षा व्यर्थ है। अब इसको देखो, समझ लो। जो बड़े भाई साहब हैं क्या है, वो हमेशा जो पुस्तकें हैं यानी कॉपियों में लिखे आंसरों को क्या करते रहते हैं, रटता रहता है। इस रटने के कारण उन्हें याद नहीं होता है और समय भी नष्ट होता है और वो फेल भी हो जाते हैं। इसलिए लेखक ने बड़े भाई साहब के माध्यम से रटंत शिक्षा को व्यर्थ माना है, यानी बेकार माना है। अगला प्रश्न नंबर, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती है, उसके लिए जीवन अनुभव काम आता है। उसे ही समझदार माना जाता है, इसलिए उसे ही समझदार माना जाता है। ये 2 बार हो गया, ठीक है। दादा दादी और माँ बाप कम पढ़े लिखे होने के बाद भी अच्छी समझ रखते थे। वे घर का प्रबंधन ठीक से कर लेते थे। हेड मास्टर 1000 कमाते हैं, लेकिन माँ कुशल प्रबंधन के कारण घर चलाती है। देखो इसमें बड़े भाई साहब क्या कहते हैं कि व्यक्ति किताबें या पुस्तकें पढ़ने से समझदार नहीं बनता, बल्कि उसके जीवन का जो अनुभव रहता है वही काम आता है। फिर वो उदाहरण भी देते हैं कि घर में देखो दादा दादी माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो घर का अच्छे तरीके से प्रबंधन यानी घर को अच्छे से चला लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हेड मास्टर हैं, वो 1000 कमाते हैं, लेकिन उनके घर का जो प्रबंधन है यानी जो काम है सही ढंग से चलाने का वो कौन करती है? जो मास्टर हैं उनकी माँ करती है। अब आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा कि बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को प्रभावित करने के लिए अनुभव और बड़प्पन का महत्व समझाया। उसने बताया कि आदमी को अनुभव से समझ आती है, पढ़ने लिखने से नहीं। इसके लिए उसने अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण दिया। वे कम पढ़े लिखे होकर भी उम्र के कारण अधिक समझदार हैं। फिर भी उसने बीमारी के इलाज, घर का खर्च और शेष प्रबंधों का उदाहरण दिया। उसने बताया कि कैसे शिक्षित हेड मास्टर का सारा प्रबंधन उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब युक्तियों को सुनकर छोटे भाई का हृदय प्रभावित हो जाता है, यानी प्रभावित हो गया। उसे बड़ा होने के कारण अपने बड़े भाई पर श्रद्धा हो गई। ये देखो, अब इसको ऐसे समझ लो कि जो छोटा भाई है उसको बड़ा भाई समझाता है कि जीवन में हमेशा पाठ पुस्तकें ही काम नहीं आती, बल्कि उसका जो जीवन का अनुभव है वही काम आता है। यानी यहाँ पर वो अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है। वो फिर कहते हैं कि देखो अम्मा दादा कम पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने बीमारी का, घर का प्रबंधन यानी घर का खर्च आसानी से चला लिया। ठीक है, वैसे ही वो कहते हैं हेड मास्टर
के घर का सारा प्रबंध यानी सारा खर्चा कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ चलाती है। तो यहाँ पर जो बड़े भाई साहब हैं वो उनका कहने का मतलब ये, जो बड़ा होता है उसको अनुभव ज़्यादा होता है और वो समझदार अधिक माना जाता है। यहाँ पर बड़े भाई साहब अपना बड़प्पन दिखा रहे, छोटा भाई क्या होता है, इन बातों को सुनकर उसका हृदय कैसा होता है, प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार वह अपने बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा रखता है। अगला प्रश्न, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए, यानी जो बड़े भाई साहब उनकी विशेषताएं बतानी है। तो उत्तर, बड़ा भाई महत्वाकांक्षी है, वह बड़ा होने का सम्मान चाहता है, वह अपने आप को छोटे भाई का संरक्षक सिद्ध करने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है। फिर आगे दिया है कि बड़ा भाई चाहे पढ़ाई करने की ठीक विधि ना जानता हो, किंतु उसके परिश्रम और धुन में कोई कसर नहीं रहती है। वह 3-3 बार फेल होकर भी उसी धुन से पढ़ता रहता है। वह दिन रात पढ़ता है। उसकी तपस्या के आगे बड़े बड़े तपस्वी भी फेल हैं। बड़ा भाई उपदेश देने और बातें बनाने में बहुत कुशल है। वह अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए हर तरह की बातें बना लेता है। कभी वह घमंडियों के नाश की बात कहता है, कभी बड़ी कक्षा की पढ़ाई को कठिन बताता है, कभी परीक्षकों का बुरा कहता है और कभी अपनी समझदारी की डींग हाँकता है और कभी उम्र और अनुभव को महत्वपूर्ण कहता है, परंतु वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करके ही मानता है। देखो, कहने का अर्थ यह है कि इस प्रश्न में जो बड़ा भाई है वो कैसा है, वो चाहता है कि छोटा भाई हमारा हमेशा सम्मान करता रहे। यानी बड़ा है लेकिन पढ़ाई में कैसा है, हमेशा फेल हो जाता है। उसके बाद सोचता है मैं फेल होता जाता हूँ, छोटा भाई पास होता जाता है, कहीं ऐसा ना वो सम्मान कम करने लगे। तो वो पूरी कोशिश करता है कि छोटा भाई उसका सम्मान ही करे। ठीक है, वैसे जो बड़े भाई साहब हैं वो हमेशा पढ़ाई पूरी जी जान से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई यानी परिश्रम में वो कोई कमी नहीं रखता, उसके बाद भी उसका परीक्षा में पास नहीं हो पाता। वह जो घमंडी होते हैं उनके नाश यानी घमंडियों की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आगे की कक्षा में पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। परीक्षकों को भी भला बुरा कहते हैं कि ये परीक्षा जो रखी है। कुल मिलाकर वो शिक्षा पद्धति की भी बुराई करते हैं और वो ये उसके सामने, छोटे भाई के सामने प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति की उम्र और अनुभव ही महत्वपूर्ण होता है, वही इसके जीवन में बहुत काम आता है। इस तरह से वह स्वयं को बड़ा करने के लिए पूरे जी जान लगा देता है, यानी उस छोटे भाई के सामने अपने आप को बड़ा ही सिद्ध करके मानता है। अब आता है अगला प्रश्न। तो प्रश्न दिया हुआ है कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। यानी उन्होंने कहा कि जो जिंदगी का अनुभव है और किताबी ज्ञान, इसमें कौन महत्वपूर्ण है। तो उसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। बड़े भाई साहब ने जीवन के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी उनका मानना है कि जो जीवन का अनुभव वो किताबी के ज्ञान से ज़्यादा बड़ा है। उसके अनुसार अनुभव से ही जीवन की सही समझ आती है, उसी से जीवन के सभी काम बनते हैं। सभी छोटे बड़े कामों को करने में जीवन का अनुभव ही काम आता है, पढ़ाई लिखाई से नहीं। कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब। किससे कह रहे? छोटे भाई से। उन्होंने दादाजी, अम्मा और हेड मास्टर का उदाहरण देकर बताया कि अनुभव काम आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने कहा कि जो जिंदगी के अनुभव किताबी ज्ञान में किसे महत्वपूर्ण माना। तो बड़े भाई साहब हैं वो कहते हैं कि किताबों का ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या वो काम उतना नहीं आता है जितना जीवन का अनुभव आता है। उसी के आधार पर उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेड मास्टर का उदाहरण भी बताया। अब आता है अगला प्रश्न, आता है फिर आपके सामने। बताइए पाठ में किन अंशों से पता चलता है। अब यहाँ पर दिया है वो प्रश्न दिए उसके अंतर्गत। ठीक है, क्या दिए हुए? पहला का दिया कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। इसका उत्तर लिखना। तो उत्तर लिखेंगे, जब पतंगबाजी के समय बड़े भाई साहब ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो गया लेकिन छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह बात सुनकर छोटे भाई के मन में उसके प्रति आदर भाव आता है। यानी जो बड़े भाई साहब हैं वो पढ़ाई में भले बार बार फेल होते हों और छोटा भाई हमेशा पास होता रहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, भले ही मैं कई बार फेल हो गया हूँ।
तो इस तरह की बातें सुनकर छोटा भाई बड़े भाई साहब के प्रति उसके मन में आदर का भाव आता है कि देखो कितना हमारी फिक्र करता है। अगला प्रश्न नंबर फिर खा दिया है, तो खा में दिया है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, तो इसका उत्तर लिखना है। उत्तर, बड़े भाई साहब को जीवन का बड़ा अनुभव है। वे कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और बड़ा ही रहूंगा, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। कौन कहता है? बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं। आगे, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ, समझदारी किताबों से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। यानी जो बड़े भाई साहब हैं वो कहते हैं कि देखो व्यक्ति के जीवन का ही बड़ा अनुभव होता है। वो कहते उससे कहते हैं, यानी उसको रियलाइज कराते हैं, याद दिलाते कि मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ, मैं कितनी बार भी फेल हो जाऊँ, तुम कितनी बार भी पास हो जाए, लेकिन मैं तुझसे बड़ा ही रहूँगा। उसका मानना कि समझदारी किताबों से नहीं आती है, दुनियादारी देखने से आती है। गा, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। उत्तर, जब संयोग से एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरती है, पतंग की डोर लटक रही थी, उसके पीछे लड़कों का झुंड दौड़ रहा था। भाई साहब ने उछलकर डोर पकड़ ली और तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि उनके अंदर भी एक बच्चा है। यानी लेखक ये कहता है कि जब हम और बड़े भाई साहब खड़े थे, ऊपर से एक पतंग निकली और उसकी डोर क्या हो रही थी, लटक रही थी, तो बड़े भाई साहब उसके पीछे दौड़ कर गए और डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ दौड़े। तो मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो बड़े भाई साहब हैं उनके अंदर भी एक बच्चा है। अगला प्रश्न घा, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, यानी इसके बारे में बताना है। तो उत्तर उसका इस प्रकार से रहेगा, बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेलने के लिए डांटते हैं, उसे सही और गलत में अंतर बताते हैं, वह उसे सही राह पर चलने के लिए कहता है। अतः भाई साहब छोटे भाई का भला ही चाहते हैं। तो देखो जो बड़े भाई साहब हैं वह हमेशा छोटे भाई को खेलने के लिए घूमने से मना करते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे मैं गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा, यानी खेलने कूदने को वो गलत रास्ते मानते हैं। अतः भाई साहब जो बड़े भाई हैं वो हमेशा चाहते हैं कि ये खेलने कूदने पर ध्यान कम दे और पढ़ाई पर ज़्यादा दे। इस तरह से बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई का क्या करते रहते हैं, भला ही चाहते हैं। तो इस प्रकार ये देखो आपका बड़े भाई साहब का पहला पाठ समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम दूसरे भाग में जब मिलेंगे तो देखो पहले भाग में हम दूसरे भाग के प्रश्न उत्तर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक दे देंगे और दूसरे भाग के वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पहले भाग की दे देंगे। तो अगर इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।